बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात व वाक़यात। इस वक्त पाकिस्तान बहरानों में घिरा हुआ है। सबको समझ आ चुकी है, लेकिन सिर्फ एक फ़र्द वाहिद को समझ नहीं आ रही और हमारी मिलिट्री लीडरशिप को समझ नहीं आ रही। समझ तो आ रही है उनको, लेकिन एक अजीबो-गरीब किस्म की एक ज़िद है, एक कना है, ईगो है, जिसकी वजह से वो ये मसला हल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफ़ा होगा कि एक सियासतदान, एक कैदी और एक साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा जेल में बैठे हैं और वो एक टफ टाइम दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हम जेल में बैठे रहेंगे, लेकिन हम असूलों पर समझौता नहीं करेंगे और हमारी जो असूली मुतालबात हैं वही रहेंगे और उसमें रद्द-बदल नहीं आएगा। पाकिस्तान भर को समझ आ चुकी है, दुनिया भर को समझ आ चुकी है कि इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल का हल कहाँ पे है। और अब लोग जो हैं वो अब लोग बहुत हिम्मत करके बड़े-बड़े तगड़े लोगों के सामने मुंह पर ये बातें कर रहे हैं कि कैदी नंबर 804 और अडयाला जेल के मकीनों से बातचीत की जाए और उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और ये जो इंतकाम की पॉलिसी चल रही है पिछले 2 साल से, इस पॉलिसी को तर्क किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिमोलिश करना, इमरान खान साहब को क्रश करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों रहनुमाओं के साथ जो जुल्म किया गया उसको ख़त्म करना चाहिए। ये बातें अब अलल ऐलान होना शुरू हो गई हैं और ये बातें बराह रास्त की जा रही हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से। कैसे की जा रही हैं उसकी मैं आपको बाकायदा तौर पे तफसील आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि अब बातें जो हैं वो ड्राइंग रूम में होने वाली बातें अब खुलेआम हो रही हैं और खुलेआम ये बातें की जा रही हैं। मामला कहाँ से शुरू हुआ? इस वक्त भी तमाम हर रोज़ किसी ना किसी अदालत में 9 मई के मुल्ज़मान जो हैं उनको अदालत में ले जाया जाता है, किसी को ले जाया जाता है, किसी को नहीं ले जाया जाता। वो बेशुमार लोग जो हैं वो जेलों में कैद हैं और प्रेशर जो है वो अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे और हमारे इंटेलिजेंस इदारों पे बढ़ता जा रहा है। पहले जो बात की जाती थी बलूचिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा की मिसिंग पर्सन्स की, अब वो सारे का सारा इशू आ गया है पंजाब में और पंजाब के लोग अब ऐलान जो बातें कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, खुले बंदों कर रहे हैं कि जनाब ये जो मिसिंग पर्सन्स का खेल है ये ख़त्म किया जाए और हमारे प्यारों को वापस लौटाया जाए और ना ही हमें फ़ौजी तहवील में सिविलियंस को देना कबूल है, ना ही फ़ौजी अदालतें कबूल हैं। वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर कर चुका हूँ। कल भी इस वक्त उन मुल्ज़मान को लाया जाता है और मुल्ज़मान में कौन है? डॉक्टर यास्मीन राशिद, तकरीबन 75 साल उम्र है, मुअम्मर तरीन और इंतहाई शरीफ खातून, आलिया हमजा, सनम जावेद, ये तो हैं ख़वातीन। उसके बाद महमूद रशीद, मियाँ महमूद रशीद अगेन 70 साल, एजाज चौधरी साहब सेनेटर अगेन 70 साल, उमर सरफराज चीमा साहब साबिक गवर्नर। इन लोगों को रुस्वा किया जा रहा है और सिर्फ ईगो का मसला है, अना का मसला है और इंतकाम का मसला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मसाइल हल हो सकते हैं, फिलफौर हो सकते हैं और सिर्फ आपको स्टैब्लिशमेंट को, हमारी मिलिट्री लीडरशिप को, अपनी ईगो को, अपने नाक को ज़रा थोड़ा सा नीचा करना पड़ेगा, कौमी मफाद की खातिर, मुल्क की मफाद की खातिर, कौमी सलामती की खातिर। लेकिन फिल वक्त किया नहीं जा रहा और दूसरी जानिब जो डिमोलिश पीटीआई है वो उसमें जलती पर तेल का काम है वो कर रहा है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर, आप हैरत अंगेज तौर पे, बल्कि शर्मनाक हरकत है इलेक्शन कमीशन की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 3 दफ़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा चुकी है और तीनों दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने कोई 700 जमातें हैं रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन के पास, सिर्फ एक जमात पर बार बार एतराज़ कर रहा है और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जो 4 रतन हैं वो हरगिज़ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और एक क्राइसिस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा जो क्राइसिस है उसके जिम्मेदार, उसके ताने बाने, अगर आप 100 में से 60% कहेंगे तो 60% हिस्सा फील्ड में इलेक्शन कमीशन का है। अगर इलेक्शन कमीशन हिम्मत करता और रजिस्ट करता तो इस वक्त जो सिचुएशन है ये ना होती। और दूसरे किरदार हैं हमारे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, अगर वो भी हिम्मत करते और वो भी जुर्रत का मुजाहरा करते और अपनी आइनी इख्तियारात को आइनी तरीके से इस्तेमाल करते तो भी इस वक्त मुल्क इस बहरान का, इस तकलीफ का शिकार ना होता। लेकिन जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने भी वही काम किया जो कि हो रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया जी? इलेक्शन कमीशन ने
दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तलब कर लिया है, 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया है और इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने पीटीआई को 30 अप्रैल को पेश होने की हिदायत कर दी है और तीसरी बार पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज आयद कर दिया है। अब इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता कि सिवाय इसके ये कहा जाए कि न इनको शर्म आती है न इनको हया आती है और बहरान पर बहरान पैदा किए जा रहे हैं, क्योंकि किसी का कुछ नहीं जाना। मुस्लिम लीग नवाज वो अपना इक़्तिदार एंजॉय कर रही है फॉर्म 47 के तहत। वो पंजाब में भी और मरकज़ में भी उनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी उनकी हुकूमतें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज। तो ये सब कुछ हो रहा है, सिंध में पीपल्स पार्टी एंजॉय कर रही है और ये सबको नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान सिर्फ और सिर्फ अफवाज पाकिस्तान को और मिलिट्री लीडरशिप की पॉलिसियों की वजह से सिर्फ और सिर्फ नुकसान अफवाज पाकिस्तान को हो रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को हो रहा है और अवाम और फौज के दरमियान फासले मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, जिसका हमने एक तस्वीर जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में देख ली। और उसके साथ साथ बलूचिस्तान के जो मिसिंग पर्सन हैं उनका मामला भी बदस्तूर मौजूद है और पहले सिर्फ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मिसिंग पर्सन की कर्ब से तकलीफ से गुजरना पड़ रहा था। अब ये सिलसिला पंजाब में भी हो गया है और पंजाब में थोड़ी बहुत एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी, प्रो एस्टेब्लिशमेंट अप्रोच थी, वो भी अब खत्म होती जा रही है। अब पंजाब के लोगों को भी पता चल गया है कि लोगों को मिसिंग किया जाता है, पकड़ा जाता है और फौजी तहवील में लिया जाता है और इसीलिए फौजी अदालतों के खिलाफ सख्त तरीन मज़ाहमत हो रही है। सिविलियंस का जो ट्रायल है उस बारे में अब लोग जो है वो 9 मई से तंग आ चुके हैं और 9 मई के बयानिए के बरक्स अब वो खुलकर इजहार ख्याल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर सैयद शिबली फराज ने एक बार फिर चेयरमैन सेनेट को खत दिया है सेनेटर एजाज चौधरी साहब के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का। पहले भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए, उनको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के बजाय उनको नहीं लाया गया। ये तो हमारे यहाँ अंदरूनी मुल्क। और इसके अलावा जो सिचुएशन हो रही है वो है कि अब लॉ ऑफिसर्स जो हैं वो भी अब हिम्मत उनकी जवाब दे गई है झूठे मुकदमात का दिफा करते करते, तो अब वो भी इस्तीफे दे रहे हैं। एडवोकेट जनरल ऑफिस इस्लामाबाद के सीनियर लॉ ऑफिसर ने इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद रफाकत अली एडवोकेट बतौर लॉ ऑफिसर उन्होंने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा जी ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। और ज़ाती वजूहात जब लिखा जाता है तो इसका मतलब बड़ा क्लियर होता है। आज़ी फाइज़ साहब को जगाने के लिए खत लिखा जा रहा है। पहले इमरान खान साहब ने खत लिखा लेकिन खत का कोई असर नहीं हुआ। काजी फाइज़ साहब वहीं के वहीं खड़े हैं और वो अपनी आइनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार ही नहीं है, आइनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि वो भी एक ईगो, एक इंतकाम की आग में मेरा ख्याल है वो भी जल रहे हैं और वो भी देख रहे हैं कि मेरे खिलाफ रेफरेंस आया था, मेरे खिलाफ ये हुआ था, मेरे खिलाफ वो हुआ था। लिहाजा उनकी तमाम तर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कम और चीफ जस्टिस ऑफ नून लीग ज़्यादा लगते हैं और वो उसी तरीके से सोचते हैं, उसी तरीके से एक्ट कर रहे हैं। और उनके साथ क्या होना है, वकला जो है वो अब वो वकला भी तंग आ चुके हैं और वकला ने भी अब एहतजाज का ऐलान कर दिया है और हफ्ते को यानी कि परसों हफ्ते को जो है वो एहतजाज होगा। मुल्क गिर जो लाल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन जो है उसका इनेकाद किया गया 27 अप्रैल को हफ्ते के दिन। तो ये भी हो गया, इन्विटेशन का जारी कर दिया गया, सब कुछ कर दिया। अब आते हैं ये बात समझ क्यों नहीं आ रही। असल प्रॉब्लम ये है कि आखिर क्या वजह है कि ये बात क्यों नहीं आ रही। और जो आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन है उसका अदलिया की आज़ादी और बशमूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अज़ खुद नोटिस और उसके असरात, इस मसले पर ये है। और मोहम्मद असद मंजूर भट्ट साहब ने जो प्रेसिडेंट हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के, उन्होंने ये खत लिखा है जी और उन्होंने खत जारी कर दिया है और इसकी डेट अनाउंस कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लाहौर के ज़ेरे एहतमाम। तो ये तो सिलसिला चल रहा है जी। अब आगे बढ़ते हैं इमरान खान साहब, क्योंकि सारे मसाइल जो हैं वो क्राइसिस ये रजीम चेंज से शुरू हुआ और रजीम चेंज के बाद इम्पोर्टेड सरकार आई, इम्पोर्टेड सरकार के बाद काकड़ सरकार आई, काकड़ फार्मूला वो भी नाकाम हो गया, उनको भी टूल देना था टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट को, वो नहीं चल सका। उसके बाद PDM 2 आ गई और PDM 2 हमारे सामने है, फॉर्म 47 की पैदावार है, पजीराई नहीं मिल रही, ना इंटरनेशनली, ना नेशनली, ना लोकली, ना फॉरनरी, कहीं से भी उनको नहीं मिल रही जी पजीराई।
اور نہ خارجی سطح پہ نہ داخلی سطح پہ، اور کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، زیرو جمع زیرو جمع زیرو از اکول ٹو زیرو۔ ایک آرٹیفیشل بنیادوں پہ، ہم مصنوعی بنیادوں پہ، مصنوعی سہاروں پہ ہم اپنی اکانومی کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اعداد و شمار کو صحیح کر رہے ہیں، زبردستی کچھ اقدامات کر کے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے کو فنڈامنٹلز تبدیل ہو گئے ہیں، ہماری کو بنیادیں تبدیل ہو گئی ہیں، بنیادیں تبدیل نہیں ہوئی، بنیادی اسٹرکچر تبدیل نہیں ہوا، وہی قرض قرض اور قرض، قرض لے لیا، قرض اتار دیا، قرض لے لیا، سود اتار دیا، سود اتارنے کے لیے پھر قرض لے لیا، یہ چل رہا ہے۔ سرمایہ کاری آئی، سرمایہ کاری بالکل نہیں آئی، بلکہ ہمارا کیپٹل باہر جا چکا ہے۔ اب آتے ہیں معاملہ جو ہے کہ اب زور زور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے بات کر لیں۔ کل شہباز شریف صاحب گئے کراچی اسٹاک ایکسچینج، وہاں پہ بزنس کمیونٹی سے ان کا انٹریکشن تھا، انہوں نے وہاں پہ خطاب عام فرمایا، گپ شپ لگائی، اور اچھی گپ شپ لگا لیتے ہیں وہ، اور وہاں پہ پھر ایک سوال ہوا، ایک سوال نہیں تھا وہ، بلکہ وہ پورا کا پورا ایک آئینہ تھا، وہ دکھایا کہ عارف حبیب صاحب انہوں نے کراچی میں شہباز شریف صاحب سے ایک سوال کیا۔ پہلے وہ سوال سن لیں غور سے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سوال کس سے کیا گیا اور اس کا جواب کس کے پاس ہے۔ جون میں ایک ہاتھ ملایا تھا، وہ ہاتھ آپ نے مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف سے ملایا تھا جی، اینڈ آئی تھنک وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا، اور وہ تھا 42,000 پوائنٹس سے، آج 72,000 پوائنٹس الحمدللہ۔ اس پیریڈ کے اندر مارکیٹ جو ہے وہ 70% جو ہے وہ بڑی ہے، اور ڈالر ٹرمز میں $13 بلین، اور ان روپی ٹرمز جو ہے وہ کوئی اباؤٹ 6 ٹریلین روپیز جو ہے کی ویلیویشن میں جو ہے وہ اضافہ ہوا۔ اسی طرح کے آپ نے اور ہاتھ ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملائے، آپ نے اور لوگوں کے ساتھ ملائے، اس کے اچھے نتائج جو ہے۔ آئی ایم ایف سے ہاتھ نہ ملتا تو ان سے کس طرح ہاتھ ملتے ہیں؟ تو میں چاہوں گا کہ دو اور ہاتھ ملائیں، دو اور ہاتھ جو ہے میں سجیسٹ کروں گا آپ کی جو ہے وہ سبمیشن، کہ ایک جو ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، آئی تھنک اس کے بھی جو ہے وہ بہت اچھے نتائج ہیں، انکلوڈنگ انڈیا میں سمجھتا ہوں، اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں۔ دوسرا جو اڈیالہ کے باسی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں، وہاں بھی معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے، اور وہ آپ کر سکتے ہیں۔ آئی تھنک یہ اگر بیسک چیز جو ہے ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو ہے وہ بہتری آئے۔ یہ آپ نے سن لیا جی، عارف حبیب صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے مخاطب تھے۔ یہ دراصل شہباز شریف صاحب سے مخاطب نہیں تھے، یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے مخاطب تھے۔ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، پورے پاکستان کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملائیں یا عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملائیں۔ یہ اتھارٹی صرف اور صرف ہمارے سپہ سالار کو ہے، اور اسی لیے عارف حبیب صاحب نے بات تو کی شہباز شریف صاحب سے، لیکن وہ دراصل مخاطب تھے جنرل عاصم منیر صاحب سے کہ جناب ملک کو اگر بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، کشیدگی ختم کرنی ہے، ٹینشن کو ختم کرنا ہے، اور سیاسی استحکام لے کر آنا ہے، تو پھر یہ کام کریں، آپ عمران خان صاحب سے ہاتھ ملا لیں اور عمران خان صاحب سے بات کریں، اور یہ جو ہے سلسلہ انتقام اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ کافی صائب مشورہ ہے عارف حبیب صاحب کا، اور عارف حبیب صاحب کافی سوبر آدمی ہیں اور بڑے نپے تلے انداز میں، اور انہوں نے بہت اچھے انداز میں اپنی بات کو کنوے کیا ہے، اور دراصل ان کے مخاطب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب تھے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت معاملہ کہاں پہ اٹکا ہوا ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ یہ معاملات ختم ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایک اقدام کی وجہ سے ہمارے جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ سب کے سب اس وقت انڈر سٹریس ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔